नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महिपाल सिंह लामरो, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा ये व्याख्यान माला अभी भारतीय संविधान अधिनियम 1872 पर आधारित है और हमने पिछले व्याख्यानों में जो चर्चा की है वह चर्चा थी वैध प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व। वैध प्रतिग्रहण के 2 आवश्यक तत्व हमने पढ़ लिए थे और तीसरे आवश्यक तत्व की चर्चा हम आज आपके साथ यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं वैध प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व। इस पर चर्चा कर रहे हैं उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि प्रतिग्रहण किसको कहते हैं। जैसा कि आपको विदित है, किसी भी संविदा में 2 पक्ष होते हैं, एक प्रस्ताव रखता है और दूसरा प्रस्ताव को स्वीकार करता है। तो जो प्रस्ताव की स्वीकृति है वही प्रतिग्रहण कहलाता है, प्रतिग्रहित करना या स्वीकार करना। और इस स्वीकृति की जो आवश्यकता तो है वो इस प्रकार से रहेंगे। बिंदु संख्या 3, प्रतिग्रहण की संसूचना वचन ग्रहीता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ही हो। प्रतिग्रहण की संसूचना किसके द्वारा हो? वचन ग्रहीता, यानी संविदा का दूसरा पक्ष, पहला जिसने प्रस्ताव रखा, दूसरा जो प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। प्रतिग्रहण की संसूचना वचन ग्रहीता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ही हो, यानी जो वचन को स्वीकार कर रहा है उसके खुद के द्वारा या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हो। अगर इनमें से नहीं होगी तो वह संसूचना वैध संसूचना नहीं मानी जाएगी। इस पर आधारित एक केस लॉ है। आइए इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लें। केस था पावेल बनाम ली 1908 का ये केस था, जिसमें तथ्य कुछ इस प्रकार से थे। देखिएगा, वादी स्कूल में हेडमास्टर पद हेतु प्रत्याशी था। इस वाद में जो वादी था वह हेडमास्टर के पद हेतु प्रत्याशी था तथा चयन समिति ने वादी के नाम पर मोहर लगा दी थी। चयन समिति ने क्या किया था? चयन समिति ने वादी के नाम पर मोहर लगा दी और वादी को सूचित नहीं किया। चूंकि आपको विदित है कि जब भी साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार के जो नतीजे होते हैं वो गोपनीय रखे जाते हैं और जब अंतिम परिणाम आता है तभी उस साक्षात्कार के नतीजे को सार्वजनिक किया जाता है। तो इस वाद में भी ऐसा ही हुआ। वादी जो प्रधानाचार्य या हेडमास्टर के पद हेतु आवेदन कर रहा था या किया था, उसका चयन समिति ने अंतिम रूप से उसके नाम पर मोहर लगा दी, लेकिन उसे सूचित नहीं किया गया था। अब हुआ क्या? आगे हुआ ये कि समिति के एक सदस्य ने, साक्षात्कार समिति जो थी उसके एक सदस्य ने व्यक्तिगत हैसियत से, अपनी निजी व्यक्तिगत हैसियत से वादी को यह बता दिया कि आपका चयन किया जा चुका है। लेकिन अगले दिन जब परिणाम आया तो क्या हुआ? चयन समिति ने वादी के नाम को रद्द कर दिया। चयन समिति ने वादी के नाम को रद्द कर दिया। इस पर वादी ने क्या किया? इस पर वादी ने वाद किया और कहा कि उसका नाम आ चुका था और उस वादी ने यह दावा किया कि मेरा नाम आ चुका था। अब प्रश्न ये आया कि वादी के चयन की जो संसूचना थी वो वादी को जो प्राप्त हुई, क्या वो वैध संसूचना थी? तो जवाब आता है वो संसूचना वैध नहीं थी, क्योंकि समिति ने जिस सदस्य ने वादी को परिणाम बताया था उसे अधिकृत नहीं किया था परिणाम बताने के लिए, और समिति का निर्णय जो था वह गोपनीय निर्णय था। तो उस सदस्य ने उस निर्णय को बताने का जो कार्य किया था वह
मर्यादा के अधीन नहीं था, लिहाजा न्यायालय ने कहा कि संसूचना वैध नहीं थी। इस तरह की संसूचना को वैध संसूचना नहीं माना जाएगा और कोई करार नहीं माना गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है बिंदु संख्या 4, संसूचना का तरीका। संसूचना का तरीका, जिसे हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। संसूचना का तरीका या मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यदि स्वीकृति का तरीका प्रस्तावक द्वारा तय हो तो, यदि स्वीकृति का तरीका प्रस्तावक द्वारा तय हो तो उसी तरीके से स्वीकृति का दिया जाना अनिवार्य है। अर्थात ये कि यदि प्रस्तावक प्रस्ताव के साथ ही ये व्यवस्था कर देता है कि अगर प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए तो संसूचना का तरीका क्या होगा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, तो फिर आगे देखिएगा। यदि स्वीकृति का तरीका प्रस्तावक द्वारा तय हो तो उसी तरीके से होना जरूरी है। यानी प्रस्तावक यदि ये तय कर देता है कि संसूचना किस तरीके से होनी चाहिए, तो उसी तरीके से संसूचना न होने की दशा में संविदा अपना मूल रूप नहीं ले पाएगी। एक केस है, देखिएगा, इलियासन वर्सेस हैंसा। इलियासन वर्सेस हैंसा। इस केस में क्या हुआ, वादी ने आटा खरीदने का प्रस्ताव वैगन द्वारा भेजा। एक बार वापस सुनिएगा। इस वाद में वादी ने आटा खरीदने का प्रस्ताव वैगन द्वारा भेजा तथा क्या कहा, स्वीकृति भी वैगन द्वारा भेजने की प्रार्थना की। और वादी ने प्रार्थना की प्रतिवादी से कि आप अगर स्वीकार करते हैं तो स्वीकृति की संसूचना भी मुझे वैगन के माध्यम से ही करना है। इस पर प्रतिवादी ने क्या किया, लेकिन विपक्षी ने संसूचना पत्र द्वारा भेजी ये सोचकर कि ये वैगन से जल्दी पहुंच जाएगी। वादी ने क्या कहा, वादी ने एक प्रस्ताव रखा प्रतिवादी के सम्मुख, लेकिन साथ में प्रार्थना भी की कि अगर आप स्वीकार करते हैं तो संसूचना वैगन के माध्यम से कीजिएगा। लेकिन प्रतिवादी ने ये सोचकर संसूचना पत्र के माध्यम से की, ना कि वैगन के माध्यम से। और क्या सोचा, ये सोचा कि ये जो संसूचना है ये वैगन की अपेक्षा जल्दी पहुंच जाएगी वादी के पास या प्रस्तावक के पास। लेकिन इसके आगे देखिएगा, लेकिन असल में वह वैगन के बाद में पहुंची। हुआ क्या, वादी वैगन का इंतजार कर रहा था और वैगन जब पहुंचा तो उसमें कोई संसूचना नहीं थी। और वह क्या हुआ, वह संसूचना जो पत्र द्वारा भेजी गई थी वैगन के बाद वादी को प्राप्त हुई, वैगन के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई। वादी ने इनकार कर दिया। वादी ने क्या कहा, वादी ने इनकार कर दिया कि वह अब इस संविदा को आगे बढ़ाने का इच्छुक नहीं है। इस पर क्या हुआ, इस पर प्रतिवादी ने वाद किया। प्रतिवादी वाद लेके आया और न्यायालय ने यह कहा कि संसूचना का यह तरीका वह तरीका नहीं था जिसे अपनाने के लिए प्रस्तावक ने कहा था, तो लिहाजा ये संविदा नहीं हुई। अब आगे देखते हैं। आगे आता है बिंदु संख्या 5। बिंदु संख्या 5 क्या कहता है, प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ, बेहद साधारण अर्थ है कि जो भी प्रस्तावना की जाती है वह प्रस्तावना एक निश्चित समय के लिए की जा सकती है। और क्या लिखा है, प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पूर्व होना चाहिए। यदि एक प्रस्ताव भेजा गया है किसी व्यक्ति के सम्मुख और उस प्रस्ताव का स्वीकृति के तौर पे वापस प्राप्त होने का इंतजार वादी करता है या प्रस्तावक करता है, माफ कीजिएगा, प्रस्तावक करता है, तो प्रस्तावक कब तक इंतजार करेगा, प्रस्तावक तब तक इंतजार करेगा
जब तक कि प्रस्ताव का समाप्त होना निर्धारित ना हो जाए। यानी प्रस्ताव की एक अवधि होती है। प्रस्ताव अनिश्चित या अनंत काल के लिए नहीं हो सकता है। देखिएगा, या तो तय सीमा में, प्रस्ताव का प्रतिग्रहण कब तक होना चाहिए, या तो तय सीमा में या युक्त समय के भीतर। ये दो ही तरीके हैं जो प्रस्ताव को एक निश्चित सीमा के भीतर पूर्ण होने के लिए बांधते हैं। इससे क्या हुआ? इससे ये होता है कि प्रतिवादी वादी को या प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति प्रस्तावक को हमेशा के लिए रोक कर या बांध कर नहीं रख सकता है। यानी जो भी प्रस्तावक द्वारा दिया जाएगा वह प्रस्ताव एक निश्चित समय के लिए खुला रह सकता है। इसमें दो समय सीमाएं हैं। एक तो तय सीमा तक, जैसे उदाहरण के तौर पे ए बी से एक कार खरीदने का प्रस्ताव रखता है और बी को यह कहता है, जो कार स्वामी है, कि आप मुझे 2 दिवस के भीतर ये बताएं कि आप क्या अपनी कार को 10,000 रुपये मूल्य में मुझे बेचने के इच्छुक हैं। तो इसमें प्रस्तावक जो है उसने रकम बता दी कि मैं अधिकतम कितना मूल्य इस कार का चुका सकता हूं और ये प्रस्ताव कितने दिन के लिए खुला है। तो उसने कहा कि 2 दिवस के भीतर। तो 2 दिवस के बाद अगर संसूचना भेजी जाती है गैर प्रस्तावक द्वारा या संविदा के दूसरे पक्षकार द्वारा, तो वह संसूचना वैध संसूचना नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए 2 दिन के भीतर अगर प्रस्तावक को सहमति नहीं मिलती है दूसरे पक्ष की, तो प्रस्तावक फ्री है, उन्मुक्त है किसी और से संविदा करने के लिए। अब मान लीजिए वह दूसरा व्यक्ति जो बी है, जो कार का स्वामी है, यदि 10 दिवस के बाद आता है और कहता है कि आपने मुझे 10,000 रुपये में कार बेचने के लिए कहा था, तो मैं तैयार हूं, अब आप मेरी कार खरीदिए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि 2 दिन की अवधि बीत गई और ए ने कार किसी और व्यक्ति से क्रय कर ली। तो अब जो बी था वह आकर उस व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि वह उसकी कार खरीदे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि वैध प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व क्या हैं। 2 तत्व हमने पिछले ही व्याख्यान में चर्चा कर ली थी और इसमें हमने तत्व संख्या 3 की बात की। प्रतिग्रहण की संसूचना वचन ग्रहीता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ही हो, यानी किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है तो जो स्वीकृति की संसूचना है वो या तो खुद वचन ग्रहीता द्वारा हो या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा होनी चाहिए। बिंदु संख्या 4, संसूचना का तरीका। संसूचना का तरीका या मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? यदि स्वीकृति का तरीका प्रस्तावक द्वारा तय हो तो उसी तरीके से स्वीकृति होना अनिवार्य है। यदि प्रस्तावक प्रस्ताव के साथ ही वह माध्यम और वह तरीका बता देता है जिस तरीके से प्रतिग्रहीता को प्रस्ताव को स्वीकार करना है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु हमने क्या देखा? अगला बिंदु हमने देखा प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। यानी कोई प्रस्ताव छोड़ा गया, रखा गया, तो उस प्रस्ताव से प्रस्तावक कब तक बाध्य रहेगा? वह बाध्यता कब तक रहेगी? या तो तय समय सीमा में प्रस्तावक खुद तय कर देता है कि 5 दिन, 10 दिन या 20 दिन के भीतर प्रतिग्रहीता उसे जवाब दे, या युक्त समय में। मान लीजिए प्रस्तावक ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की, तो वह प्रस्ताव अनंत काल के लिए खुला प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। एक ना एक ऐसी समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथ्यों के आधार पर, जिससे यह साबित हो सके या तय हो सके या निर्धारित हो सके कि इससे अधिक समय के लिए प्रस्ताव अपने अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले ही व्याख्यान में आगामी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।